स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। शेयर बाजार ने रचा इतिहास। पहली बार 22,900 के पार पहुंचा निफ्टी, तो सेंसेक्स ने भी तोड़ा रिकॉर्ड, हुआ 75,000 पार। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स। सरकारी सिस्टम के सच पर राहुल मोदी में वार पलटवार। राहुल ने सिस्टम को बताया निचली जाति के खिलाफ, तो पीएम मोदी ने किया पलटवार। कहा शहजादे की जुबान पर आ ही गई सच्चाई। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। पिटाई कांड के बाद स्वाति मालीवाल ने इंटरव्यू में विभव कुमार पर की आरोपों की बारिश। कहा केजरीवाल घर में थे लेकिन मदद के लिए नहीं आए, पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए तैयार। चुनाव से पहले बंगाल में बवाल। नंदीग्राम में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, एक महिला की मौत। केंद्रीय सुरक्षा बल ने संभाला मोर्चा, चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। महाराष्ट्र के डोंबिवली में बड़ा ब्लास्ट, बॉयलर फटने से 6 की मौत, 48 घायल। 2 किलोमीटर तक सुनी गई धमाके की आवाज। ब्रिटेन में समय से पहले होंगे आम चुनाव। बारिश के बीच 10 डाउनिंग स्ट्रीट से 4 जुलाई को चुनाव कराने का ऋषि सुनक ने किया ऐलान। चुनाव प्रचार शुरू। महाराष्ट्र के डोंबिवली में आज बड़ा हादसा हो गया। आईडीसी में स्थित एक फैक्ट्री में आज बॉयलर फटने से 6 लोगों की जान चली गई, 48 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। ब्लास्ट से कुछ गाड़ियों को नुकसान हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया है। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 2 से 3 किलोमीटर तक सुनाई दी। आसपास के बिल्डिंग्स के शीशे टूट गए। डोंबिवली की घटना पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया है। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। 8 लोगों को निलंबित किया गया है। घायलों के इलाज की व्यवस्था की गई है और एम्बुलेंस भी तैयार रखी गई है। और अब चलते हैं चुनाव की खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के सिस्टम वाले बयान पर तीखा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी की जुबान से सच सामने आ गया है। राहुल गांधी ने बड़ा सच स्वीकार किया है। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल पंचकुला की रैली में सरकार के अंदर सिस्टम को लेकर बड़ा बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि सिस्टम निचली जातियों के खिलाफ है। ऐसा हर स्तर पर है और स्थिति काफी गंभीर है। जब से मैं पैदा हुआ हूं, 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी
मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स, मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। दिल्ली में मतदान से पहले सोनिया गांधी ने दिल्ली वासियों से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का चुनाव है और आपका हर वोट रोजगार पैदा करेगा, महंगाई कम करेगा और उज्जवल भविष्य के साथ समानता का भारत बनाएगा। यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई को कम करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा और एक सुनहरे भविष्य में समता और बराबरी का भारत बनाएगा। लोकसभा का चुनाव अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहा है। 5 राउंड पूरे हो चुके हैं। छठे राउंड की वोटिंग 25 मई को होनी है। छठे राउंड में क्या है चुनावी समीकरण, आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। और अब चुनावी मूड माहौल से जुड़ी कुछ खबरें। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली में भी वोटिंग होगी। दिल्ली की कुल 7 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में क्या है दिल्ली वालों के मन में, देखिए कैसा है राजधानी का चुनावी मूड, बता रही हैं दीपाली नंदा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कनॉट प्लेस, राजधानी दिल्ली का दिल कहा जाता है। और जो मेरी लोकेशन है वो है कनॉट प्लेस में फेमस ढाबा, जहाँ के राजमा चावल, छोले भटूरे, कड़ी चावल काफी फेमस है। दूर दूर से आकर पूरी दिल्ली से लोग जब कनॉट प्लेस आते हैं तो यहाँ पर इसका स्वाद जरूर चखते हैं। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं दिल्ली के वोटर्स हैं, जाहिर तौर पर इन्हीं से ही जानते हैं कि इस वक्त राजधानी दिल्ली का मूड माहौल क्या है। 25 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है। हाँ, आई थिंक ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, नॉट जस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैं तो ओवरऑल एज अ कंट्री डेवलपमेंट देख रहा हूँ एंड आवर्स इज अ पार्ट ऑफ इट। कंट्री, सिटी, स्टेट, हर रीजन का डेवलपमेंट मुझे तो ओवरऑल दिख रहा है। मैंने एक बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ दिल्ली में इस बार नोट की है कि फिजिकल प्रचार होना बंद हो गया है, डिजिटल प्रचार हो रहा है ज़्यादा। व्हाट्सएप पे और भी जो डिजिटल मीडिया के साधन हैं उन पे सब आप प्रचार होता हुआ देख सकते हैं। जबकि आप फिजिकली आप होर्डिंग्स देखेंगे तो वो ज़्यादा नहीं लगे हुए पूरी। बिल्कुल आपने सही कहा कि राजधानी दिल्ली में इस बार डिजिटल कैंपेनिंग पर फोकस हो रहा है। अगर इश्यूज की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें जी मैंने कई बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजंस देखे हैं गवर्नमेंट के, जो पिछले 75 साल में कभी नहीं हो पाए थे, इस गवर्नमेंट में हो पाए थे, जिससे कि एज एन इंडियन आप प्राउड फील कर सकते हैं। 370 को हमें भूलना नहीं चाहिए, राम मंदिर को भूलना नहीं चाहिए, जिसमें तमाम बाधाएं डाली अपोजिट पार्टी ने। उसको चाहते ना चाहते राम मंदिर बन ही गया, जो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है। दिल्ली में देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली को मैनेज करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो डेवलपमेंट भी होना चाहिए, साथ ही साथ एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, पोल्यूशन का लेवल कम होना चाहिए। एंड यू नो द हीट इज समर इज राइजिंग अप। बिल्कुल, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू बताया जो कि पोल्यूशन का है। हालांकि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने पोल्यूशन को अपने मैनिफेस्टो में जगह नहीं दी है। तो जिस तरह से हमने बात की और ये जाना कि जो दिल्ली वाले हैं वो ये चाहते हैं कि जो नई सरकार आए वो दिल्ली के ओवरऑल डेवलपमेंट पर तो ध्यान दे ही, साथ जो पोल्यूशन है जिससे 2-4 हर साल दिल्ली वालों को होना पड़ता है, कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाए, पॉलिसी बनाए कि दिल्ली वालों को बढ़ते प्रदूषण के लेवल से भी थोड़ी राहत मिल सके। दीपाली नंदा, दिल्ली। वाराणसी में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण 1 जून को वोटिंग होगी। चुनाव को लेकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रों के मन में क्या है, ये जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा ने। इस वक्त मैं ऐतिहासिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हूँ और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की खासियत यह है कि ये सबसे पुरानी होने के साथ साथ जो है कई एकड़ों में फैली हुई है। यहाँ की युवा पीढ़ी हमारे साथ में है। क्या लग रहा है इस बार बनारस में चुनाव में क्या होगा?
काशी करवट लेने वाली है इस बार। क्यों लग रहा है ऐसा? नरेंद्र मोदी जी यहाँ से प्रधानमंत्री चुने गए और उन्होंने जिस समय यहाँ पे इतने भारी मतों से जीत के काशी की जनता को ठगने का काम किया उन्होंने बार बार कहा कि काशी को हम क्योटो बना देंगे और महंगाई, रोजगार और जो डेवलपमेंट के मुद्दे थे उस सब पे खिलाफ निकले हैं। तो इस बार काशी की जनता ये मूड बना चुकी है कि काशी करवट लेगी। आपको लगता है कि एक बार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ से वो सांसद तीसरी बार बनेंगे, ये तय है। 400 नहीं जाएगी, सीट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट तो ये बीजेपी की आएगी। और भी कुछ युवा लोग हमारे साथ में आइए, हम उनसे बात करते हैं। तो क्या आप पहली बार वोट करेंगे इस बार? अभी नहीं बना है वोट हमारा, और हमारे यहाँ हो चुका है। मैं बदायूं का रहने वाला हूँ, तो वहाँ हो चुका है वो। और आपका? मेरा तो अभी 1 जून को है, 3rd चरण में। तो आपको लगता है एक बार फिर से मोदी जी सरकार बनाएंगे? अब देखिए, अब तो चुनाव हो जाएगा तब पता चलेगा। लग तो ऐसा ही रहा है कि उन्हीं की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है आपको इस बार बनारस? भाजपा आ रही है, मोदी जी बनारस में जीत रहे हैं बहुमत से। खाली बहुत ज्यादा से रोग भागने वाला है, नहीं तो किससे भागेगा? मतलब खाली सफाई में बैठकर विकास करने से थोड़े भागेगा। मोदी जी चुनाव इस बार भी बनारस से जीत रहे हैं, पिछले साल से ज्यादा मतों से जीत रहे हैं। आपको लगता है कि काशी का विकास हुआ है पिछले 10 साल में? बिल्कुल हुआ है। हम लोग तो काशी के जो है यहीं बास फाटक के रहने वाले हैं। हम लोग उन चीजों को देखे हैं। मैं कई सफाई नेताओं को जानता हूँ जिन्होंने कॉरिडोर बनने के बाद गेस्ट हाउस बनवा लिया है। वो कहाँ वोट डालेंगे? आज कमा रहे हैं, उसी गेस्ट हाउस से वो लाखों रुपया जो है महीने में कमा रहे हैं। मैं कई सपा नेताओं को जानता हूँ जिन्होंने जो गाड़ियाँ शुरू कर दी हैं। ब्राह्मणों को जानता हूँ जो बेरोजगार हो गए, वहाँ के हजारों मंदिरों को पहली बात तो ब्राह्मण कभी बेरोजगार होता नहीं है। ब्राह्मण कभी बेरोजगार होता ही नहीं। जाति को बीच में मतलब विकास हुआ है कि नहीं? काशी में कहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, गलियों में। काशी की जनता और इनमें बहस करना जो है उनकी रख में है। तो ये थी बीएचयू की तस्वीर। और बनारस के पप्पू की चाय की दुकान पर भी राजनीति की गहन चर्चा होती है। पीएम मोदी भी इसके दीवाने हैं। 80 साल से ये दुकान चल रही है। प्रीति सोमपुरा ने चाय पर चर्चा की और जाना कि कैसा है काशी का मिजाज। इस वक्त हम बनारस में हैं और बनारस जाना जाता है यहाँ की लस्सी, जलेबी, कचौड़ी, समोसा और पप्पू चाय वाले से। यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति जो है पप्पू चाय वाले की दुकान पे जरूर आता है, बुद्धिजीवी हो या सामान्य नागरिक हो, यहाँ आता है और यहाँ पर जो है भारतीय राजनीति की चर्चा जरूर करता है। इस वक्त हम पप्पू चाय की दुकान में हैं। ये लोगों से बात करते हैं कि इस बार चुनाव में यहाँ क्या माहौल है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? बढ़िया, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे पक्का 400 पर। तो आप मानते हैं 400 पार होगा? और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? एक तरफा है। 2 चुनाव से एक तरफा ही हो रहा है। इस बार कुछ ज्यादा एक तरफा हो गया। जो पहले जोश होता था झंडे का लेके दौड़ना और रास्ते में झंडी पन्नी लगाना, इस बार बड़ा शांत है एकदम। अंदर से एकदम सब लोग, देखिए ईमानदारी में बड़ा दम है। और योगी और मोदी, सौभाग्य से हम लोग का जो यूपी में कॉम्बिनेशन है, ये तो सबको पता है कि इनके कुछ निर्णय हो सकता है हमको अप्रिय लगे, लेकिन इनकी जो सोच है देश के लिए जो है वो एकदम क्लियर है। काशी का विकास हुआ है? काशी का बहुत विकास हुआ है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी इतना बड़ा व्यक्तित्व इस देश के लिए बन चुके हैं कि काशी उसमें कहीं नहीं ठहरता। और देश में ही उनका मुकाबला करने वाला नहीं है कोई। काशी में अपनी इज्जत लोग बचा लें, यही बहुत है उनके लिए। और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई मारपीट के बाद पहली बार इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल घर में थे लेकिन मदद के लिए नहीं आए। अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। ये भी फैक्ट है कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अरविंद जी का कोई कॉल नहीं आया और वो मुझसे अभी तक नहीं मिले। ये भी फैक्ट है कि इस पूरे प्रकरण में अरविंद जी उस आरोपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे हैं। दुख इस बात का है कि दिल्ली की महिला मंत्री ये कहती हैं
कि देखो इसके तो कपड़े नहीं फटे, देखो इसके तो सर नहीं फूटा, तो बस अब इसी की कसर रह गई थी, वो भी करवा देते। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, मैंने कब एफआईआर में कह दिया कि मेरे कपड़े फट गए? मैंने कब एफआईआर में कहा कि मेरा सर फट गया जी, मैं खूनम खून हो गई? एग्जैक्टली जो मेरे साथ हुआ है, वर्ड टू वर्ड बिल्कुल मैंने वही लिखा है। मैंने ना आगे लिखा ना पीछे लिखा। और मैं अगर गलत हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट मैं चाहती हूँ कि पुलिस करे। और अब बात करते हैं बाजार की। शेयर मार्केट में इतिहास बन गया, बाजार में कई नए रिकॉर्ड्स बने हैं। 29 जनवरी के बाद आज बाजार में सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। सेंसेक्स 75,000 के पार हुआ। निफ्टी पहली बार 22,900 के पार पहुंचा। मिड कैप इंडेक्स की भी रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। और बाकी डिटेल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताएं सुमित, आज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूटे हैं, क्या रही इसके पीछे बड़ी बातें? तो एक आरबीआई का बड़ा फैसला जिसका इम्पैक्ट आप मार्केट्स में देख ही रहे हैं। 14 सत्रों बाद इंडेक्स आज वापस नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। एक रिकॉर्ड क्लोजिंग रही निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स की भी। 23,000 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर्स आज पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी। सपोर्टिव था पूरा आईटी, सपोर्टिव था पूरा बैंक्स, जहां से एक बढ़िया रफ्तार बनते हुए दिखाई पड़ी। इनफैक्ट अगर पिछले 14 सेशंस की बात की जाए, जबकि नया हाई निफ्टी ने बनाया, इन 14 सेशंस में मिड कैप ने करीब 3% के आसपास का रिटर्न दिया। हालांकि स्मॉल कैप आज भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था और अदरवाइज भी स्मॉल कैप में उतना पार्टिसिपेशन नहीं था। लेकिन आईटी, मेटल, रियल्टी, ऑटो, फार्मा, इन सब में एक अच्छी बाइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आते हुए दिखाई पड़ी। और इन सबकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो 3 से लेकर 6% के आसपास तक पिछले 14 सत्रों में देखने को मिला। लेकिन एक बढ़िया दिन, जबकि आज ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी उतनी नहीं थी, लेकिन फ्रंटलाइन इंडेक्स में जोरदार तेजी थी। बैंक्स, मेजर आईटी, लार्ज कैप आईटी, मिड कैप आईटी, पीएसयू बैंक्स, इसके अलावा रियल्टी, मेटल में एक पुल बैक, अदानी समूह, ऐसे तमाम जो स्पेसेस थे वहां पर एक बढ़िया कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। तो बताएं सुमित कि आज के इस अच्छे दिन में सबसे ज्यादा फायदा किनको हुआ? गेनर्स कौन रहे, लूजर्स कौन रहे? देखिए, अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात किया तो अदानी एंटरप्राइजेज निफ्टी का टॉप गेनर बना। सेंसेक्स में आने की खबरों के बीच में करीब 7-8% तक की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। लाइकवाइज अदानी समूह की बाकी कंपनियों, अदानी पोर्ट में खरीदारी थी। M&M और L&T, ये 2 और ऐसे नाम थे जहां पर एक अच्छा उछाल देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में सन फार्मा नंबर्स के बाद थोड़ा टूटा। पावर ग्रिड, हिंडाल्को और कोल इंडिया, ये कुछ और ऐसे नाम थे जहां पे थोड़ी बहुत बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में से गार्डन रीच नंबर्स के बाद शानदार तेजी 15% तक की। कोचिन शिपयार्ड, सारेगामा और पावर इंडिया, यहां पर भी कुछ हद तक खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। आज गिरने वाले शेयरों में HEG नंबर्स का इम्पैक्ट, GMM फॉडलर्स नंबर का इम्पैक्ट, इंडिगो पेंट्स नंबर का इम्पैक्ट और केन्सटेक प्रॉफिट टेकिंग यहां पर आप कह सकते हैं। और ऑटो में बढ़िया रफ्तार थी आज M&M में, आइशर मोटर में, मदरसन सुमी में और मारुति में, जहां पर कुछ हद तक बढ़िया खरीदारी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। और अब थोड़ी गर्मी की बात। पूरा उत्तर भारत इन दिनों लू, हीट वेव का कहर झेल रहा है। राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी के सितम से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। और आइए आपको सुनाते हैं गर्मी से परेशान लोगों की तकलीफ। घूमने के लिए आए, लेकिन इधर बहुत गर्मी है। रोस्टिंग, वी आर रोस्टिंग हियर, वी कैन नॉट टॉलरेट एट ऑल विद स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन। वी आर जस्ट फेसिंग द हॉट। वी नेवर फील फ्रॉम केरला। इंडिया में कुछ स्टेट में ऐसी नहीं है गर्म, इतना गर्म के कैसे इधर रहना है, बहुत दिक्कत है। बम्बई से ज़्यादा गर्मी है इधर, लेकिन ठीक है, अभी तो इतना नहीं है। बहुत ही ज़्यादा है, बहुत परेशानी है गर्मी में घूमना। लेकिन बच्चों की छुट्टी तो इसी दिन में रहती है तो आना पड़ता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। अराउंड 42-43 तक पारा चढ़ गया है, तो काफ़ी दिक्कत है घूमने में। वैसे तो अभी सारी सब्जियां महंगी चल रही हैं, लेकिन पिछले 1-2 महीनों में आलू और प्याज के दाम डबल हो गए हैं। आखिर क्या रही इसकी वजह और कब तक बढ़े रहेंगे दाम, जानने के लिए देखिए अहमदाबाद और दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट। सब्जियों की महंगाई से लोग पहले ही परेशान थे, अब आलू भी महंगा हो चुका है। 1 महीने पहले आलू और प्याज के दाम रिटेल में 15 से 18 रुपए प्रति किलो थे, जो बढ़कर आज 35 से 40 रुपए पर आ गए हैं। इसका असर अब लोगों की थाली पर भी आने लगा है। आलू बहुत महंगे हैं सर, सब चीज़ महंगी है सर, क्या खाओगे?
लहसुन से लेके प्याज से सब महंगा है सर। आलू के दाम 30 से 40 रुपये 40 हो गए हैं। बीन्स भी कभी 70 है कभी 100 है, क्या खाएंगे। सब सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा हैं, राशन के दाम बहुत ज़्यादा हैं, सब चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा है, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। दिल्ली में आलू 30 रुपए से लेकर के 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो लोग दूसरी सब्जियों के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे, जिससे दूसरी सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अहमदाबाद के आलू प्याज के थोक विक्रेताओं का कहना है कि इस बार पैदावार कम है और इसकी वजह से सप्लाई में कमी आई है। आलू के दाम बढ़ने की मुख्य वजह यही है। मानो कि आलू यहाँ से कोई 26 रुपए में लेता है तो सराउंडिंग एरिया जो अहमदाबाद है, एक जगह से कोई भी जगह पे ले जाएगा तो 50 रुपया पैकेट का मानो कि उसको ट्रांसपोर्टिंग लगता है, यानी पर केजी 1 रुपया। तो 26 वाला 27 होगा, 2-3 महीना लगेगा। अभी अतिशय गर्मी है और जो है वातावरण एकदम गर्म है, उसमें खेती होती नहीं है। नई फसल अगर हैप्पीनेस बारिश आती है, कुदरती कोई अहित नहीं होता है, व्यवस्थित मौसम की बारिश आएगी, खेती होगी, नई फसल आएगी, तब जाके वो लेवल के भाव होंगे। जाहिर है नई फसल आने तक सप्लाई ठीक होने के आसार नहीं हैं, इसलिए अभी कुछ महीनों तक यही परिस्थिति रहेगी। कम पैदावार और सप्लाई में कटौती के चलते आलू और प्याज के दाम में अनाप शनाप बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर समय पे बारिश भी होती है तब भी ये बढ़े हुए दाम अगले 2-3 महीने तक ग्राहकों को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। दिल्ली से असीम मनचंदा के साथ केतन जोशी, अहमदाबाद। और समोसे में ज़्यादातर आलू का ही इस्तेमाल होता है। जब आलू के दाम इतने बढ़ गए हैं तो क्या समोसा खाना भी महंगा होगा? इसकी पड़ताल की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। आलू के दाम बढ़ गए हैं तो क्या समोसा महंगा हो गया है? हम इस वक्त अहमदाबाद के चेतना गाठिया रथ में मौजूद है। सागर भाई, आपने क्या समोसा के दाम बढ़ा दिए? समोसा ऐसी चीज़ है अभी अपने गुजरात में क्या सबको लोकप्रिय चीज़ है, छोटे से बड़े लोगों को। इसलिए अभी हम तो नो प्रॉफिट पे बिजनेस कर रहे हैं समोसा का, लेकिन जो अभी प्राइस ऐसे ही बढ़ते रहे तो हम आगे सोच सकते हैं बढ़ाने का, क्योंकि अभी तो क्या है कस्टमर को अफोर्डेबल हो सके इस हिसाब से हम प्राइस नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो आलू का प्राइस और बढ़ेगा तो हम आगे प्राइस बढ़ाने का सोच सकते हैं अभी तो। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि अगर इससे आगे दाम बढ़े आलू के तो न केवल अहमदाबाद में लेकिन भारत के विभिन्न समोसा सेंटर में समोसे के दाम भी बढ़ सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद आम चुनाव का ऐलान कर दिया है। संसद को अगले हफ्ते भंग कर दिया जाएगा। ब्रिटेन में चुनाव साल के आखिर में होने वाले थे, मगर अब सुनक के फैसले ने सबको चौंका दिया है। ब्रिटिश पीएम ने बारिश के बीच 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर अपना बयान दिया। General election on the 4th of July. This election will take place at a time when the world is more dangerous than it has been since the end of the Cold War. Over the next few weeks, I will fight for every vote. I will earn your trust, and I will prove to you that only a Conservative government led by me will not put our hard-earned economic stability at risk. और इस खबर की डिटेल बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय सूरी लंदन से। तो ब्रिटेन में अब आम चुनाव की घोषणा कर दी गई है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बुधवार शाम को यह घोषणा की, जो कि एक आश्चर्यजनक कदम था, क्योंकि चुनाव की अंतिम तिथि है 25 जनवरी 2025। लोग मान के चल रहे थे कि शायद सितंबर अक्टूबर तक चुनाव बुलाया जाएगा, लेकिन अब ये 4 जुलाई को होगा। बहुत ही तेज़ी से ये कदम अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब पार्लियामेंट इस हफ्ते डिसॉल्व हो जाएगी और पूरी तरह से कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी। एक कठिन समय ऋषि सुनक के लिए, जबकि ऑपोजिशन की लेबर पार्टी ओपिनियन पोल्स में लगभग 20 पॉइंट आगे है कंजर्वेटिव से। दूसरी ओर जितनी भी बाई इलेक्शंस हुई हैं, लगभग सारी की सारी कंजर्वेटिव पार्टी हार चुकी है। ऋषि सुनक मान के चल रहे हैं कि जो कुछ वायदे उन्होंने किए थे वो पूरे हो गए हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, महंगाई ज़रूर कम हुई है, लेकिन साथ ही साथ इसका मतलब ये रहा है, और ये कम इसलिए हुई क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए, तो ग्रोथ भी साथ साथ कम हो गई है। और दूसरा वायदा था कि वो ग्रोथ को बढ़ाएंगे, तो जो पहला वायदा पूरा हुआ, लेकिन दूसरा जो था वो उसी कारण पूरा नहीं हो पाया।
बाकी बातें रही हैं कि NHS हेल्थ सर्विस की वेटिंग लिस्ट घटाई जाएंगी, वो भी कम नहीं हुई। कहा था कि जो कर्जा है वो कम किया जाएगा, वो लगभग GDP का 100% चल रहा है। दूसरी ओर इमिग्रेशन, जो छोटी किश्तियों में लोग आते हैं, वो भी खास कम नहीं हुई। तो वायदे नहीं पूरे हुए और ऋषि सुनक पोल्स में पीछे हैं, फिर भी इलेक्शन बुलाना तो था ही और ये काम अब बहुत जल्दी सामने आ रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहें और जुड़े रहें CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए।